गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड चल रहा था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ को हम आगे बढ़ा रहे थे। पहला वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट की तरफ हमको आगे बढ़ना है। आज हमको स्टार्ट करना है कि इंडिया में किस तरह का सेक्युलरिज्म आपका एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारत में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है, उसको आज हमको देखना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य या पूरा अपना भारत, पूरा अपना देश, अपने पूरे देश को एक हिसाब से एक राज्य भी कहा जाता है। वो अपना अपना टर्म है यूज़ करने का। तो भारतीय राज्य आपका सेकुलर रहेगा, सेकुलर स्टेट के तौर पे काम करेगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करेगा। हमारे संविधान के हिसाब से केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए जो नीचे आपके जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको फॉलो कर सकता है। पहला पॉइंट है आपका दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डस नॉट डोमिनेट अनदर। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। अक्सर देखा जाता है इस चीज़ को कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है, अगर पावर है आपके पास तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। उसको पॉजिटिव वे में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस पावर को आपको यूज़ करना होता है, यूटिलाइज़ करना होता है। लेकिन कभी कभार अक्सर कई सारी डेमोक्रेटिक सेटअप में और कई कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी जाती है कि जिसके पास पावर ज़्यादा आ जाती है, जिस कम्युनिटी के पास पावर ज़्यादा आ जाती है और जिस कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर अत्याचार करने लगता है या उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है, उसके ऊपर अपने विचारों को थोपना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए एक भारतीय स्टेट जो है उसे सेकुलर होना मैंडेटरी है। सेकंड है आपका दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। थर्ड है आपका that the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom or individuals. राज्य ना तो किसी खास धर्म को किसी पे दबाव बना के थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। एक स्टेट सेकुलर होगा, इसके लिए ये सारी चीज़ें इंश्योर की गई हैं कि कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी को न दबाए, कोई एक ही धर्म का एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म, अपने ही धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी विचारधारा अपनाने के लिए फोर्स न करे, उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीने। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट या अपना पूरा का पूरा देश अगर किसी एक धर्म पे चलेगा, अगर जैसे आप सऊदी अरबिया में देख लीजिए, सऊदी अरब में सीन आपका ये है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ उसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ झुकता है, एक तरफ सिर्फ एक पक्ष की तरफ बात करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोट करता है इस्लाम को और बाकी जो रिलीजियस हैं उन्हें इतना सपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इस्लाम के अलावा आप किसी और धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। आप किसी और धर्म के जो टेम्पल्स वगैरह हैं, चर्चेस वगैरह हैं, आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं, आप उसे जगह जगह पे आप खोल नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका एक जिस स्टेट का रिलीजियस फिक्स होता है, जिस स्टेट का धर्म फिक्स होता है, उसमें बाकी जो धर्म होते हैं उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसी तरह इस बात को सेंटर पे रखते हुए इंडिया में आपका, भारत में इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि एक स्टेट के तौर पे यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं होगा। एक स्टेट के तौर पे सेंटर में कोई भी धर्म नहीं होगा और सभी को अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी होगी। वो अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। आप धर्म प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म की अवहेलना करें, आप दूसरे किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ करें और फिर आप अपने धर्म को प्रमोट करें, तो ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है। The Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a
religious group, and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law courts, stations, police stations, government schools, and offices are not supposed to display or promote any one religion. भारतीय डेमोक्रेसी में या भारतीय लोकतंत्र में इस प्रकार के दबदबे को रोकने के लिए कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर दबाव बनाए, एक ही धर्म का एक व्यक्ति अपने ही धर्म के दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाए, या एक स्टेट किसी के ऊपर धार्मिक भावनाओं को थोपे, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारे दबदबों को ख़त्म करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए और इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से की गई कि एक स्टेट अपने आप को धर्म से अलग कर लेता है। उसका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों कहना है कि एक स्टेट के तौर पे उसका कोई धर्म नहीं होगा। अगर उसका कोई धर्म नहीं होगा तो वो किसी एक धर्म का पक्षपात नहीं करेगा, और अगर एक धर्म का पक्षपात नहीं करेगा तो सारे धर्म जितने भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, वो सारे फ्री रहेंगे अपने अपने धर्म को अपनाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। और जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का रोल इस तरह का है कि यहाँ पे किसी एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट कभी नहीं रहती है। यहाँ गवर्नमेंट्स आपकी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सत्ता में सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और इस बात का कोई फिक्स वैल्यूएशन नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी की सरकार बनेगी, और अगर एक ही कम्युनिटी की सरकार बनती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो अदर कम्युनिटीज़ के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दे। तो इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा इस तरह का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है और कम्युनिटीज़ आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है। आपका धार्मिक अनुसार, रिलीजियस के अनुसार आपका सरकार यहाँ पे नहीं बनती है। यहाँ पे हर किसी के पास वोट करने की शक्ति होती है और वो अपने अपने हिसाब से लोगों कैंडिडेट्स को वोट करता है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि जैसे जो भी आपका भारत में जितने भी आपके कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, या जितने भी सरकारी अधिकारियों का ऑफिसेस वगैरह हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, जितने भी सरकारी संस्था हैं, उन सभी में भी किसी प्रकार के धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है, किसी एक प्रकार के धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है। और वहाँ पे इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी, और ना ही वो किसी को प्रमोट करता है। ओके, इन सारी चीज़ों से कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट नहीं करती है अपने आप को कि वो किसी एक धर्म को फॉलो करती है ना। वो एक लोकतांत्रिक सरकार है और लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे वो सभी का समर्थन करती है। आगे बढ़ते हैं, एक आपका स्टोरी बोर्ड है, इसको देख लेते हैं। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. Sir, there is a big religion festival next month. We have never celebrated it in school. Can we do it this year? I'm afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private schools may do that. Government school don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religion festivals are public holidays, so that we can celebrate these at home. I never thought. रेखा का दोस्त कहता है, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे. आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल. रेखा कहती एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी. सीमापुर का गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो एक लड़की कहती है, रेखा कहती है कि सर एक काफ़ी बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, धार्मिक त्यौहार आ रहा है अगले महीने, और हम उसको स्कूल में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो टीचर का कहना है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं और हम किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं. फिर उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल के दायरे के बाहर हैं, और गवर्नमेंट स्कूल इस तरह का नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है. हम किसी एक धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं. साथ में ये भी कहते हैं कि जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उसमें ज़्यादातर आपका हॉलीडेज़ होता है और आप इसको घर पे मना सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है ना.
तो इसका दोस्त कहता है कि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं, है ना। तो रेखा कहती है कि ऑलवेज वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, हम इसका आयोजन अपनी लोकेलिटी में करेंगे, जो हमारी सोसाइटी है हम वहाँ पे इसका आयोजन करेंगे। इन द above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religious equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religion celebration. This rule does not apply to private schools. जो आप ऊपर स्टोरी बोर्ड देखे हैं उसके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर धार्मिक त्यौहार का सेलिब्रेशन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी जो सुबह की प्रार्थना होती है या कोई भी रिलीजियस आयोजन होता है उसके ज़रिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, और ये जो नियम है ये प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर नहीं लगता है। मतलब जो सरकारी स्कूल है वो इस तरह की जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकता है अपने स्कूल के अंदर, क्योंकि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों को सपोर्ट करते हैं, और ये पॉलिसी वायलेट हो जाती अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी प्रकार का रिलीजियस फेस्टिवल अगर ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाता है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो सुबह की प्रार्थनाएं वगैरह होती हैं वो भी किसी एक रिलीजन को टारगेट करके नहीं होती है कि सिर्फ उसी रिलीजन को फॉलो करने वाले ही इसे गाएंगे या प्रार्थना करेंगे इस तरह की, तो ये भी एक धार्मिक मामला ही कहला जाएगा। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी मतलब पाबंदी नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एक और स्टोरी बोर्ड है उसको हम देख लेते हैं। द सेकेंड वे in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। विशेष छूट देने का जो मतलब है, जैसे आप सिख धर्म की ही बात करें, सिख धर्म में 5 या 6 चीज़ें कंपलसरी होती हैं कि उनको रखना होता है। सर पे उनकी पगड़ी होनी चाहिए, ये उनका कंपलसरी है। एक कृपाण होनी चाहिए, एक छोटी सी चाकू होती है वो उनके पास होती है, वो कंपलसरी है। उनके हाथ में कड़ा होता है वो कंपलसरी है। एक दो चीज़ें और हैं जो कंपलसरी हैं, और गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में छूट देती है, क्योंकि देखिए आपको हथियार रखने की आज़ादी नहीं है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको हथियार रखने की आज़ादी नहीं है। आप चाहें तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप हमको एक गन चाहिए और उसके लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। आप नॉर्मली कोई गन खरीद के अपने पास रख नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट उसका रीज़न पूछती है कि आपको एक हथियार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, गन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप इसको क्यों रखना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको वैलिड रीज़न देना होता है। अगर वो वैलिड रीज़न गवर्नमेंट को रेलेवेंट लगता है तो वो आपके अप्लाई किए हुए फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है और आपके लिए एक लाइसेंस इशू कर देती है। तो वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन नॉर्मली आप किसी प्रकार का हथियार अपने साथ लेके चल नहीं सकते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। लेकिन सिख धर्म में इस चीज़ को अलाउ किया गया है कि वो साथ में एक कृपाण लेके चल सकते हैं। कृपाण एक छोटी सी चाकू ही समझ लीजिए उसको, तो उसको लेके चल सकते हैं। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को अलाउ करती है ना। तो इसको कहते हैं धार्मिक मामलों में कुछ छूट देना। तो वही एक स्टोरी बोर्ड है, उसको हम देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। तो पहला वाला कहता है
Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? दो दोस्त हैं, स्कूटर लिए हैं दोनों लोग साथ में और दिल्ली में रहते हैं। तो पहला वाला हेलमेट लगाया हुआ है, दूसरा वाला जो पंजाबी है वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। तो पहला वाला कहता है कि भाई तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, आप दिल्ली का नियम कानून जानते हैं कि यहाँ पे हेलमेट आपका मतलब मैंडेटरी है, आपको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपको चालान हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में कहता है कि तुमको चालान देने की ज़्यादा इच्छा होती है, मतलब चालान देने का ज़्यादा शौक़ चढ़ा है। तो दूसरा कहता है डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड, परेशान मत हो, मेरे ऊपर फ़ाइन नहीं लगेगा। तो फिर कहता है पहला वाला जिसने हेलमेट लगा के रखा हुआ है, हे परमजीत, वाई वोंट यू बी फाइंड, तुम्हारे ऊपर फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर चालान क्यों नहीं कटेगा। तो कहता है दूसरा वाला, फॉर 6 वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। तो परमजीत का कहना है कि सिख धर्म में हमारे लिए पगड़ी पहनना एक कंपलसरी विधि है, कंपलसरी है हमारे लिए, हमारे रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए कंपलसरी है। और गवर्नमेंट हमको इन्फोर्स नहीं करती है कि आप हेलमेट पहने ही पहने, क्योंकि पगड़ी पहनने के बाद आप हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि पगड़ी ऑलरेडी बड़ी होती है और हेलमेट पहनना उसके बाद संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर पगड़ी आपके सिर पे है, अगर आप पंजाबी हैं, सिख हैं और आपकी कंपलसरी है आपके धर्म में, तो वो आपको फोर्स नहीं करती है इस मामले को लेके कि आप हेलमेट पहने। तो इसको कहते हैं धार्मिक मामलों में कुछ छूट देना। इन द एबो स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकग्नाइज दैट wearing a pagri turban is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this allows an exception in the law। जो नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है कि जो हमको दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, कि देखिए कई सारी पॉलिसीज़, एक आपका इंटरफेयर करने की पॉलिसी है, एक आपका इंटरफेयर ना करने की पॉलिसी है ना। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है। तो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी में आपका सीन ये है कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करना, धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना। तो जो आपका परमजीत है, ये आपका सिख है और इसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इंडियन स्टेट ये मानता है, भारतीय संविधान के हिसाब से एक भारतीय राज्य या पूरा भारत ना ये मानता है कि पगड़ी पहनना सिखों में एक रिलीजियस प्रैक्टिस है ना। उनके धार्मिक मामलों में ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको पगड़ी पहनना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और बिना इस पगड़ी के पहने आप अपने पूरे धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय स्टेट ये चीज़ समझता है कि अगर उनके लिए ये मैंडेटरी है तो उन्हें फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि आप इसको उतार के हेलमेट पहने। ओके, तो ये एक पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस की। अब अपन आगे देख लेते हैं थर्ड पॉलिसी आपकी इंटरफेरेंस की। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier in thought, a strategy of intervention. You read earlier in the chapter about untouchability. This is good example where members of the same religion, upper caste Hindus, ये लोग इस तरह का लिख देते हैं, the upper caste Hindus dominate other members, some lower castes within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower castes, the Indian Constitution bans untouchability in this instance. The state is intervening in religion in order to end a social practice that is beliefs discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower castes who are citizens of the country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities.
धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका इंटरफेरेंस का है या हस्तक्षेप का है, दखलंदाजी का है। आप अनटचबिलिटी के बारे में जानते हैं। उसी का उदाहरण ये है कि एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को दबाते हैं। धर्म के नाम पे ये अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, अनटचबिलिटी पे पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्यों को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। समझने का तरीका ये है कि इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं, अपर कास्ट, अब मैं इसको पूरा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब NCERT की बुक ने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो मैं आपको पूरा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब क्लैरिफाई करने के बाद अब आप ये चीज़ अपने आसपास के क्षेत्रों में देख लीजिएगा, अपने घर पे देख लीजिएगा, आप किससे मिलते हैं, उन सारी चीज़ों में देख लीजिएगा कि आपके साथ इस तरह का किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, और आज भी अगर होता हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो मुझे इस चीज़ की जानकारी भी दीजिएगा कि इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन आपके आसपास होता है, आप लोग करते हैं, तो मुझे बताइएगा। आज के टाइम पे तो ये बहुत कम हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अपर कास्ट के जो हिंदूज़ हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये निचले क्लास के लोगों का मतलब जो ST SC हैं, जो शूद्र कहलाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर अत्याचार इस तरह से करते हैं कि अनटचबिलिटी का, कि वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, वो जो निचले कास्ट के लोग हैं उनको छूते नहीं हैं, उनको अछूत मानते हैं, उन्हें अपने यहाँ बैठने नहीं देते हैं, मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, अपने सिर पे चप्पल रख के चलवाते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं। तो NCERT की बुक ये कहना चाहती है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार करती है। तो जो भारतीय स्टेट है वो इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करती है। जैसे ये देखिए, धार्मिक मामला है, जो हिंदुओं की जो नीतियाँ हैं NCERT के हिसाब से वो धार्मिक मामला है, और इसके बीच में एक स्टेट इंटरफेयर करता है। जो इंटरफेयर वाली पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं वो इंटरफेयर करता है धार्मिक मामले के अंदर, कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तो आपका निचला कास्ट है वो भी इस देश का नागरिक है और उसके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, और उसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उसके मौलिक अधिकार को आप ह्यूमन राइट का या फिर फंडामेंटल राइट का आप वायलेशन कर रहे हैं, आप उसका हनन कर रहे हैं। तो इस वायलेशन को बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट लाए गए, कई सारी चीज़ें ऐसी जोड़ी गई कि अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं उनके साथ, तो भी आप, अगर वो आपके ऊपर केस लगाता है तो आप 6 महीने के लिए आपके पास जेल हो जाएगी, है ना। तो इस तरह के लॉज बनाए गए और इससे अनटचबिलिटी को रोका गया, अनटचबिलिटी को अबॉलिश भी किया गया, अनटचबिलिटी को कानून सम्मत नहीं माना गया और इसे इलीगल घोषित किया गया, ठीक है। तो ये ऐसा इस बुक के हिसाब से आपका कहना है। तो आसपास आप लोग ये चीज़ देखिएगा कि क्या आप लोग भी इस तरह का अत्याचार करते हैं क्या? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, क्या वो लोअर कास्ट के ऊपर अत्याचार करते हैं आज भी? देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इसी तरह से माता पिता की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें बच्चों को बराबर अधिकार मिले, बराबर समान अधिकार मिले, इसके लिए भी जो हिंदुओं की नीतियां हैं उसमें जो प्राइवेट लॉज होते हैं किसी भी धर्म की, उसमें एक गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि सभी को बराबर अधिकार मिले, लड़कियों को भी बराबर अधिकार मिले, लड़कों को भी बराबर अधिकार मिले, सभी को इक्वल चीज़ें मिले, इसके लिए वो इंटरफेयर करती है ना, पर्सनल लॉज में। The interventions of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial and on a non-preferential basis. गवर्नमेंट आपका कुछ धार्मिक मामलों में सपोर्ट भी करती है कि अगर आपको अपना धार्मिक
स्कूल कॉलेज वगैरह खोलना है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसके लिए सहायता राशि भी देती है, सहायता के तौर पे फ़ंड वगैरह प्रोवाइड कराती है। जैसे आपको अगर मदरसा खोलना है, गुरुकुल खोलने के लिए तो आपके पास नहीं दिया जाएगा फ़ंड आपको, लेकिन अगर आपको मदरसा खोलना है या आपको अगर क्रिश्चियनिटी पे अगर कुछ खोलना है, अपना स्कूल्स कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, उसके लिए आपको फ़ंड रेज़ करवाती है और जो भी आपकी ज़रूरतें होती हैं वो गवर्नमेंट आपको पूरा करवाती है। ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट सपोर्ट के नाम पे करती है। लेकिन रूल ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनका कल्चर माइनॉरिटीज़ में आ गया है, जिनकी संख्या माइनॉरिटीज़ में है, कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ में है, सिर्फ वो ही अपनी संस्था या फिर अपना स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जो माइनॉरिटी नहीं है उनको ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो इस तरह से आप गुरुकुल नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मदरसा खोलना है या फिर कोई कॉन्वेंट खोलना है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको बराबर सपोर्ट भी करेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे।